नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में एसआईआर पर सियासी रार छिड़ गई है। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस के तमाम आला नेताओं ने बैठकर यह तय किया है कि एसआईआर के विरोध में दिल्ली में बड़ी रैली निकाली जाएगी। उधर कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। एसआईआर को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कल तब हुआ जब भोपाल में एक घर के एक पते पर 104 से ज्यादा वोटर मिल गए और वो सब फर्जी निकले। जब बीएलओ वहां पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतने वोटर वहां है ही नहीं जितने दर्ज हैं। तो कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो कांग्रेस के आरोपों में जान ला रही हैं, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग कह रहा है कि सब ठीक है, अगर कोई गड़बड़ है तो उसी को ठीक करने की एसआईआर की प्रक्रिया है। पर मामला एक तरफ कोर्ट में है, दूसरी तरफ कांग्रेस जनता की अदालत में है। तो क्या मध्य प्रदेश में एसआईआर चल पाएगा या यहां पर बिहार से इतर नतीजा कुछ और आएगा? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो सबसे बड़े लीडर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी आज इस बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली में आकर के उमंग सिंगार ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जानबूझकर के एसआईआर के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उधर जीतू पटवारी ने भी इसका विरोध किया है और कांग्रेस ने कहा है कि हम जनता की अदालत में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। वो चुनाव आयोग पीठासीन अधिकारी को वो सूची देता है जो 2 महीने के अंदर उन्होंने नाम जोड़े हटाए। तो ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आयोग गड़बड़ियां कर रहा है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग कराना चाह रहा है वो हिसाब से। लेकिन क्या हम इस देश में लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं? महत्वपूर्ण ये है कि हर व्यक्ति की जवाबदारी है कि लोकतंत्र कैसे बचे रहे। चुनाव होंगे जाएंगे, लेकिन क्या एक ही पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़े जा रहे देश के अंदर? यहाँ व्यक्ति की समस्याएं नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। तो ये सब स्थितियां हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे सभी पूरे देश को मंथन करने की आवश्यकता है। आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपको ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को एसआईआर के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई है इसको आप पूर्ण करें। और चूंकि शासन की पहल है, चुनाव आयोग की पहल है, इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करें। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि हम निष्पक्ष चुनाव के लिए ही ये तमाम चीजें कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर कांग्रेस बेवजह सवाल उठा रही है, कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। दोनों बयान एक बार फिर सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वोटर लिस्ट के निर्माण के दौरान उसमें तमाम तरीके की त्रुटियां थी। हमने देखा कि कई बार अधिकारी या फिर जो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो उन तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करने के उद्देश्य के साथ ही इस प्रकार की एक बृहत्तर स्तर की एक्सरसाइज को चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है और तमाम चीज़ों को पूरी न्यायप्रियता के साथ और पारदर्शिता के साथ जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राजनीतिक संगठन इसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए जो भी उसमें इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ के भी वर्तमान में किस प्रकार की विसंगतियां हैं और किस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से उनको दुरुस्त किया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो बातें हैं वो रोज सही साबित हो रही हैं। हम इसको शुरू दिन से कह रहे हैं कि फर्जी वोटर के माध्यम से जो असली वोटर है उसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बहिष्करण हो रहा है। ये चुनाव आयोग कह रहा है शुद्धिकरण है, हम कहते हैं ये बहिष्करण है। आप सीधा सीधा जायज वोटरों का हक मार रहे हो और उनकी जुबान पे ताला लगाने के लिए चुनाव में जाने के ठीक पहले कभी लाडली बहना के नाम पे, कभी जीविका दीदी के नाम पे आप उनको 10-10 हजार रुपए की घूस दे देते हो। तो ये हो क्या रहा है? अब देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में एसआईआर पर सवाल, एक घर में 104 वोटर मिलने पर बवाल। कांग्रेस ने बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई, दिल्ली में बड़ी बैठक कर रणनीति बनाई।
कांग्रेस बोली आदिवासियों के वोट काटने की साजिश, बीजेपी बोली निष्पक्ष मतदान ही आयोग की कोशिश। बिहार के बाद एमपी में एसआईआर का मामला फंसेगा, कांग्रेस की याचिका पर कोर्ट बड़ा फैसला लेगा। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि ये कोर्ट के जरिए भी जीत उन्हें मिलेगी और जनता की अदालत में रैली, विरोध प्रदर्शन तमाम चीजें की जाएगी। दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक हुई है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करता हूं। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हेमंत गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर राम पांडे, आपके पास आता हूं। आप जनता की अदालत में भी हैं और कोर्ट में भी हैं। आज एक याचिका इंदौर में लगाई गई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रक्रिया जो है वह पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट ने बाकायदा नोटिस भी जारी किया है। क्या उम्मीद है और रणनीति दिल्ली में बड़ी बन गई है? आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस का पूरा आलाकमान एक साथ बैठा था। अध्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? भोपाल में प्रमाण मिल गए हैं और उसके पहले भी कई बार मिल चुके हैं। बीएलओ ने भी प्रमाण दिए हैं कि एक घर में 104 वोट हैं। क्या ये संभव है कि एक घर में 104 वोट हो जाए? अब एसआईआर अभी बिहार में हुई थी, हाँ, तो बिहार की एसआईआर का क्या फायदा हुआ? और एसआईआर ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, 8वीं 9वीं बार एसआईआर हो रही है, पहले भी हो रही थी। लेकिन पहले जितनी भी एसआईआर हुई हैं कभी उन पर विवाद नहीं हुआ। ये पहली बार ही विवाद क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है ना कि जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में रह रहे हों, उनका वोट बढ़ाया जाए, उनका वोट 4-4 राज्यों में किया जाए और जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं या विपक्ष के जो वोटर्स हैं उनका वोट कम किया जाए। हमने भी बिहार में देखा कि बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं राकेश सिन्हा, वो कुछ दिन पहले दिल्ली में वोटिंग हुई थी, तब उन्होंने वोट किया और अभी बिहार में किया और वो भूल गए कि दिल्ली में वो वोट डाल चुके हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों जगह की फोटो लगा दी। एक राकेश सिन्हा जी का नाम तो इसलिए लिया है क्योंकि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। ऐसे हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने बिहार में किया। दूसरा, बीजेपी का कहना है कि हम इससे घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं। तो घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं तो बिहार में कितने घुसपैठिए निकले, ये चुनाव आयोग को या बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था। कितने घुसपैठिए पाए गए, इतने डिपोर्ट कर दिए गए, इतने हथकड़ियां लगाकर भेज दिए गए, इतने पर एफआईआर हुई, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं कि कितने घुसपैठिए थे। जहां तक है कि कोई घुसपैठिए नहीं पाए गए। यदि घुसपैठिए होते तो क्या है, घुसपैठिए तो शेख हसीना ने भेजे थे ना। अब शेख हसीना को ही मोदी सरकार ने घुसपैठिया बना रखा है, जिसको बांग्लादेश में फांसी की सजा हो चुकी है और मोदी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। तो जो एसआईआर जो हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल 25,000 वोट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है कि जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेंगे उनके 25,000 से शुरुआत होगी। तो एसआईआर सीधा सा बीजेपी को फायदा पहुंचाने का एक षड्यंत्र है। चलिए ठीक है, यहां जिस बड़े आरोप को लगा रही है कांग्रेस और जो खुलासा भी हुआ है, 104 एक ही घर में 104 वोटर रजिस्टर्ड थे। और खास बात यह है कि आप सोचिए कि पहले तो इस बात को स्वीकार कैसे कोई कर लेगा कि एक घर में 104 वोटर हैं, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर बामुश्किल 2-3 कमरों का मकान होता है। मजेदार बात यह है कि वो 104 वोटर हैं, उनमें से 30 अलग अलग जातियों के लोग हैं और ये सब रजिस्टर्ड है। अब इसका जब खुलासा हुआ है तो क्या कहा है लोगों ने, जरा वो भी सुन लेते हैं। इस खुलासे के बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। नहीं हमारे अपने पास तो केवल 5 लोग, 3 बच्चे, 2 मियां बीवी बस। तो ये अधिकारी वगैरह आए थे, आपने उनको पूरी जानकारी दी? जानकारी दी, सर्वे कर रहे हैं और अपन इससे कोई दिक्कत नहीं है। और भैया इस पे क्या है, ये क्या फर्जीवाड़ा है, इस पे थोड़ा प्रशासन ध्यान दे। हमें तो 5 लोग वोट देते हैं, हमें नहीं पता क्या है, किसने बोला है। हमारे इधर से 5 लोग रहते हैं, 2 सास ससुर उधर देते हैं गाँव पे। क्षेत्र के पूरे लोग जानते हैं अपने को। जी जी, ऐसा नहीं है कि ये पूरा मामला साफ होना जरूरी है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये शासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये दरअसल वो चक्की वाला घर है जिस एक घर पर 104 वोटर के नाम रजिस्टर्ड हैं। 30 अलग अलग जातियों के लोग इस घर में निवास करते हैं, और जबकि वो 4 से 5 लोग रहते हैं और कहते हैं पूरा गांव जानता है, पूरा इलाका हमको जानता है, पूरा मोहल्ला जानता है। ये एसआईआर से पहले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है
और बीजेपी का कहना है कि यही गड़बड़ियां पकड़ने के लिए हम एसआईआर करवा रहे हैं कि यहां से इस तरह की दिक्कतें हैं तो वो ठीक हो जाएं। वंदना त्रिपाठी जी ने हमें ज्वाइन किया है, बीजेपी से वरिष्ठ नीति प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वंदना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वंदना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, एसआईआर को लेकर के कोर्ट भी देखिए कांग्रेस चली गई है और इंदौर कोर्ट ने अपना एक नोटिस भी जारी कर दिया है और इधर दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस ने जता ली है। ये तो चलिए कांग्रेस का काम हो गया, पर आम जनता के मन में भी सवाल उठेंगे ना कि ऐसे वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट बन रही है कि एक घर में 104 लोग 30 जातियों के, भोपाल में यह हाल है, तो फिर संदेह और संदेहास्पद स्थितियां तो बनेंगी ना। वंदना जी नमस्कार अभिलाष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, अर्थात जो भी मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, अगर किसी का नाम 2 बार रजिस्टर्ड है, किसी का 4 बार रजिस्टर्ड है, उसका पता लगाना और ये सुनिश्चित करना कि एक मतदाता का नाम एक ही बार मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना कि कोई और ऐसा व्यक्ति वोट तो नहीं डाल रहा है जो हमारे राज्य का नहीं है, किसी और राज्य का है, या कोई गलत तरीके से वोट डाल रहा है। इन सब चीजों का, इन सब त्रुटियों का पता लगाना ही एसआईआर का मकसद है। और रही बात, अभी 104 वोटों की बात हो रही थी एक घर से, आप बताइए अभिलाष जी, इसके पहले एसआईआर कब हुई थी? इसके पहले एसआईआर 2003 में हुई थी, जिसके आधार पर 2023 का चुनाव हुआ। 2003 में किसकी सरकार थी? तो जब कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर उंगली उठाती है तो जरा ये देख लिया करे, जरा ये एक बार आकलन कर लिया करे कि 2023 का जो चुनाव था वो 2003 की एसआईआर की जो सूची थी, मतदाता सूची, उस पर हुआ था और वो सूची बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी के शासन में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी तब शासन में नहीं थी, सरकार में नहीं थी। तो जब आप कांग्रेस पार्टी के लोग हम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो बताइए कि आप लोगों ने उस समय ऐसा क्या पुनरीक्षण किया था कि एक घर में 104 वोटर निकल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपके जमाने में एसआईआर होता था तो वो सही था, अब हमारे जमाने में हो रहा है तो आप गलत ठहरा रहे हैं। क्यों भाई? ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहले भी होती थी, इंदिरा गांधी जी के जमाने में भी हुई थी, तो इसको लेकर आपत्ति क्यों? और अगर आपत्ति है तो उसके पीछे का कारण बताइए। बिहार में बताइए कि कांग्रेस पार्टी के कितने वोटरों के नाम काट दिए गए, विथ लिस्ट, विथ फैक्ट्स, उसको डिस्प्ले करिए, आप उसको टेलीविजन स्क्रीन पर चलाइए, उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालिए कि भाई इतने इतने लोगों के जो कांग्रेस पार्टी के मूल मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए। हवाई बातें करना और हवाई बातें करके जनता को भ्रमित करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ चुकी है और इन्हीं सब चीजों को लेकर प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाते हैं। अभी तो अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप, एक अभी डिबेट में एक प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि हमारे लोगों का नाम काट दिया गया। अरे अभिलाष जी, अभी तो बीएलओ ने पूरे फॉर्म्स भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, अभी किस आधार पर कह रहे हैं कि नाम काट दिए गए? अभी तो मैंने ही अपना फॉर्म जमा नहीं किया अभिलाष जी, और ये कह रहे हैं कि हमारे मतदाताओं का नाम काट दिया गया, हमारे लोगों का नाम। तो ये झूठी अफवाहें फैलाना और हवाई बातें करना कांग्रेस पार्टी की आदत है। एसआईआर आज होता है, आज हो रहा है, तो एसआईआर तब भी होता था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार। ठीक है, मैं हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, उनका रुख कर लेता हूं। हेमंत जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही वंदना त्रिपाठी जी ने। 2003 में एसआईआर हुआ था, लिस्ट बनी थी और उसके आधार पर 2023 तक चुनाव हुआ। यानी कि यह तो तय है कि कुछ गड़बड़ियां थी जो अभी पकड़ में आई हैं, और ये इत्तेफाक हो सकता है कि तभी से बीजेपी लगातार लगभग सत्ता में रही है मध्य प्रदेश की। अब क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अगर एक लिस्ट बन गई तो ऐसी प्रक्रिया तो होती नहीं है, तो हर साल 2 साल में वोटर लिस्ट रिवाइज होती रहती है, चुनाव आयोग करता है इसको अपने हिसाब से, या फिर 2003 के बाद से अभी तक कोई रिवीजन नहीं हुआ, कोई एडिशन, कोई किसी का नाम नहीं हटाया गया था और अब हो रहा है? जरा मेरे दर्शकों को आसान भाषा में प्रक्रिया समझा दें कि 2003 से 23 के बीच चूंकि सरकार का नाम लिया जब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से वंदना जी ये स्वीकार कर गई कि सरकारों का प्रभाव चुनाव आयोग पर होता है। वो कहती हैं कि ये इन्होंने बनाई थी, तो ये चुनाव आयोग ने तब भी किया था। तो पहले तो ये जानना चाहूंगा, इन 20 सालों में क्या जो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, उसमें कोई चेंजेस होते हैं? ऐसी कोई प्रावधान है क्या? देखिए, पहले एक चीज को समझने की जरूरत है। पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे देश में एसआईआर कब से हो रहा है।
1952-55 में हुआ, फिर 57 में हुआ, 1961 में हुआ, 65 में भी हुआ, 66 में भी हुआ, 83-84 में भी हुआ, 87-89 में हुआ, 92, 93, 95, फिर 2002 और 2003। अब आपको क्या बोला गया कि 2004 में जिनका SIR में, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनको किसी तरह का कोई गारंटी या किसी तरह का कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाइए। आगे बात क्या है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और उसको अधिकार है संविधान के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत, कि वो इस चीज का उपयोग करे, उसका प्रयोग करे और कोई देखे कि कोई भी एक गड़बड़ी नहीं हो, और जो मतदाता भारत का है, जो भारत का नागरिक है, वही मतदाता बन सकता है, वही यहाँ पर वोट डालेगा। अब रही बात, जैसे राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस का जो आरोप है कि भाई यहाँ पर ऐसी गड़बड़ियां हुई, वहां ये गड़बड़ियां हुई, इनके राज में ये निकला, पहले ये होता था, तो मुझे एक बात बताइए कि ये वही कांग्रेस है ना, जब 1952 में जब चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो रामपुर से मौलाना आजाद खड़े हुए थे और उनके विरोध में चुनाव जीत गए थे हिंदू महासभा के प्रत्याशी, और डिक्लेयर भी हो गया था। पुरुषोत्तम साहब उसमें DM थे, और वहां पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंत साहब थे। तो नेहरू जी ने उनको फोन करके क्या कहा कि भाई यहाँ कौन जीता है, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू महासभा जीत गए। बोले नहीं, इसे किसी भी तरीके से डिक्लेयर करो, इसको रीपोलिंग करो और फिर इसको डिक्लेयर करो कि यहाँ मौलाना आजाद जीत गए। तो जबरदस्ती उनको रीपोलिंग कर करके जिताया गया। तो पहले तो कांग्रेस के राज में ये होती थी, तो कांग्रेस का ये बोलना कि ये गलत है, वो सही है, वो भी गलत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, वोटर लिस्ट आपके हाथ में कब आई? 1992 से। उसके पहले जो भी होता था, क्या होता था, बैलेट बॉक्स में आप जाकर के डाल देते थे और वो पूरा का पूरा बॉक्स चेंज हो जाता था, पूरा का पूरा बूथ लूटा जाता था जी। छोड़ दीजिए, अब आ जाइए SIR में। अगर SIR में किसी को प्रॉब्लम है तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को कहा था कि भाई आप एकदम रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, वोटर एक्ट नियम है आपका 1960, उसका जो धारा है रूल 20 सबसेक्शन 3B में आप कंप्लेंट डालिए और उसको सुप्रीम कोर्ट जाइए या आप उसको चुनाव आयोग के पास जाइए, एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट देने के बाद चुनाव आयोग उसी को सुप्रीम कोर्ट में डालेगा। लेकिन आप अभी तक एफिडेविट नहीं दिए, मतलब कि आप परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं, और जो एविडेंस दिखा रहे हैं, अगर आप कोई एविडेंस दिखाते तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अभी तक आपने किया। बिहार में SIR का आपने कंप्लेन किया, तो आप दो बात तो पहले ध्यान रखिए, अगर SIR को नहीं मानते हैं तो आपको बायकॉट करना था इलेक्शन, और अगर इलेक्शन में जाते तो इसका मतलब है कि आप SIR को सही मान रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां रही बात कि जब छत्तीसगढ़ में BLO 3 बार जाकर के बूथ लेवल पर जाकर के आपको कंफर्म कर रहे हैं, अगर किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो आप उसका कंप्लेन कीजिए। अब आपको एक और बात, महत्वपूर्ण बात बताता हूं। 1977 में न्यायिक स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह गिल बनाम आपको चुनाव आयुक्त एक केस हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि चुनाव आयोग जो डिसीजन देती है और फाइनल तिथि के पहले जो रिपोर्ट जारी करती है, उसको हर एक पार्टियों को मानना पड़ेगा, और यही वजह से बिहार में चुनाव हुआ। तो फिर यहां पर कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन तो पार्टियां क्रिएट करती हैं। चलिए, मैं वापस आता हूं डॉक्टर राम पांडे जी के पास। डॉक्टर राम पांडे जी, अब मुझे आप बताइए कि 104 वोटर ये 2003 से वोट कर रहे थे क्या एक घर से, जो नहीं पाए गए? और अगर ये 104 वोटर वोट 2003 से कर रहे थे, तो फिर तो ये सारे पुराने चुनावों को लेकर के अगर SIR में जो गड़बड़ियां निकलती हैं, फिर तो सारे रिजल्ट ही संदेह के घेरे में आ जाएंगे। उसमें कमलनाथ जी की सरकार भी एक बार जीती थी। तो फिर आप आरोप लगाएंगे तो फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पर लगेंगे ना कि भाई आप भी उसी वोटर लिस्ट के जरिए सत्ता में आए हैं। तो ये लोग अपनी निष्क्रियता और कर्मण्यता खुद ही साबित कर रहे हैं कि 2003 के बाद जो चुनाव की जो लिस्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब जो आज 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 35 साल का जो युवा है वो वोट ही नहीं डाल रहा है, उनका वोट बढ़ा नहीं है। क्योंकि आप सोचिए ना कि यदि 2003 की बात करें तो करीब 22 साल हो गए, और 18, 19, 20 साल के लोग भी वोट डालते हैं, तो उनका वोट फिर कैसे जुड़ गया?
और ये 104 वोट कब जुड़े हैं? 2003 के पहले जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं? और जब भी चुनाव होता है, नगर निगम का होता है, विधायक का होता है, सांसद का होता है, तब भी बीएलओ घर आते हैं, लिस्ट को देखते हैं, कौन कितने किस घर में रह रहा है। ये एसआईआर तो बीजेपी को एक घुसपैठिया जो शब्द है ना, जैसे शेख हसीना अपने यहाँ बैठी हुई हैं, वो केवल हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक करने के लिए। एक मिनट डॉक्टर राम पांडे जी, आप ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना से कुछ व्यक्ति, हम लोग एसआईआर पे बात कर रहे हैं, आप बार बार शेख हसीना पर जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ शरण पाई हुई एक देश की इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, हम उनको बीच में क्यों ला रहे हैं? हम अभी अपने मुद्दे पर रहते हैं। एसआईआर से बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए शेख हसीना इस वक्त आपके लिए, कांग्रेस? वो एसआईआर से जुड़ा है। जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं वैसे ही शेख हसीना जीती थी, इसलिए शेख हसीना को फांसी हुई है और वहां के चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया है। ठीक है जी, अभी पुलिस की कस्टडी में है। आपके पास बिहार और मध्य प्रदेश के कोई एग्जाम्पल होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आप प्लीज बताइए ताकि लोग रिलेट कर पाए सर। अच्छा, मतलब बीजेपी बांग्लादेश का एग्जाम्पल देगी तो चलेगा, बीजेपी पाकिस्तान का एग्जाम्पल देगी तो आप ठीक है। आप और यदि हम बांग्लादेश पाकिस्तान का उदाहरण देंगे तो आपको कांग्रेस होगा। कांग्रेस अगर बांग्लादेश के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है या पाकिस्तान के मुद्दे पर, या पाकिस्तान के मुद्दे पर लोगों को आप कन्विंस करना चाहते हैं एसआईआर का मुद्दा लेकर, तो ठीक है, आप प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। हाँ, तो मुझे कैरी ऑन करने दीजिए जी। ठीक है, आप मुझे ना टोके। जो बांग्लादेश का जो चुनाव आयुक्त है वो वोट चोरी में पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब सरकारें बदलती हैं तो सब हो जाता है। अब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते आपके राजनीतिक विश्लेषक? इनको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर तो जूता मारा जा रहा है, उस तक को तो गिरफ्तार नहीं किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके मुंह पर जूता फेंक कर मारा, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? क्या उसको सजा हुई? क्या उसको जेल हुई? क्या कार्रवाई की बताइए बीजेपी ने उसके विरोध में? और जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। इन्होंने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। तो जिसके हाथ में संविधान को सुरक्षित करने की पावर है उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने बाहर कर रखा है। अब ये कह रहे हैं बार बार जाइए, और ये ऐसे बोल रहे हैं नेहरू जी ने रामपुर में फोन किया। अरे भाई, नेहरू जी ने रामपुर में फोन किया तो फिर ये बीजेपी और संघ और ये सब लोग क्यों नहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए? अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो बिहार में सबको फोन किया, सारे डीएम को, कि जिताइए। ये बात आपके राजनीतिक विश्लेषक क्यों नहीं बता रहे? राजनीतिक विश्लेषक को भी मोदी सरकार के 11 साल और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को आपने बिठा रखा है जिनको 70 साल पहले का ज्ञान है, लेकिन अभी 10-20 साल का उनको कोई जानकारी नहीं है। ना। बिहार में एसआईआर हो चुका है ना, फिर वहां जब बीएलओ हो चुका है तो वहां जीरो पते पर वोट कैसे है? जब इतने वो मांगे जा रहे हैं प्रूफ, और आप वहां जीरो पते पर वोट डलवा रहे हो बिहार में। और जब जीरो पते पर जाया जाता है, देखा जाता है, तो वहां तो आलीशान मकान बना हुआ है जिसमें 100-100, 200-200, 500-500 वोट है। अभी भी बिहार में हजार वोट एक एक घर में पाए गए। अब राकेश सिन्हा तो वेल नोन है ना, उनका वोट 2 जगह कैसे आ गया? क्या राकेश सिन्हा पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर हुई? क्या हुआ राकेश सिन्हा का? कुछ नहीं हुआ। अब ये चुनाव आयोग का काम नहीं है कि आचार संहिता लगी हुई है, कल वोटिंग है, आज आप महिलाओं के खाते में 10,000 डाल रहे हो, किसानों के खाते में 12,000 डाल रहे हो, एवरेज 25,000 रुपया आप चुनाव के एक दिन में पहले डाल रहे हो। जब 35 करोड़ में विधायक बिक जाता है तो क्या 25,000 में वोट नहीं बिकेगा? एक वोट की कीमत आपने 25,000 रुपए लगा दी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, को नहीं दिखता क्या चुनाव? बड़ा आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर राम पांडे जी। आप बिहार के वोटर्स को 10,000 रुपए में, खासतौर से महिला वोटर के वोट बिकने की आरोप लगा रहे हैं आप। जी, वही तो कह रहा हूं कि 25,000 इन्होंने एक वोट को खरीदने में खर्च किया है। क्या ये और उस दिन जिस दिन मतदान है उसके एक दिन पहले क्या चुनाव आयोग तो अंधा हो गया है? आचार संहिता में नहीं किया जाता। यदि इनको ये करना था तो आचार संहिता के पहले कर लेते। चलिए, जब आचार संहिता लगी हुई है और आप 25,000 रुपए एक वोट के लिए खाते में डाल रहे हैं, ठीक, तो चलिए, लूट रही है वोट की। वंदना त्रिपाठी जी तो जाने चाहिए। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी, बड़े गंभीर आरोप हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जाएं कहां? हम जाएं चुनाव आयोग के पास तो वहां पर आपने सिस्टम बदल दिया। चुनाव आयोग को जो जिन लोगों से निष्पक्षता मिलती थी उन्हें बाहर कर दिया। हम जाएं सुप्रीम कोर्ट तो वहां की टीम में भी आपने बदलाव कर दिया। सब कुछ सरकार के हिसाब से हो रहा है। तो जो ट्रांसपेरेंसी के टूल्स थे लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, वो तो एक एक कर चुन चुन कर बीजेपी सरकार ने निकाल दिए। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, जिस तरह की बातें राम पांडे जी कर रहे हैं उससे ये प्रदर्शित होता है कि जैसे भारत में हिटलर शाही हो
भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर वो इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या ये भूल चुके हैं या पूरी तरह से इनकी मेमोरी जा चुकी है कि बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है माननीय? तो आपकी सरकार अगर इतनी अराजकता है तो फिर इतने एनार्किज्म में आपकी सरकार कैसे बन जाती है? फिर तो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। और आप जिन टूल्स की और जिन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो आपकी सरकार कैसे बन पाती? आप सुप्रीम कोर्ट को, आप सर्वोच्च न्यायालय को हमेशा गलत ठहराते हैं, आप चुनाव आयोग को गलत ठहराते हैं, आप ईवीएम को गलत ठहराते हैं, आप वोटर्स को गलत ठहराते हैं। आपने बहनों पर भी इल्जाम लगा दिया कि उन्हें 10,000 में उनका वोट बिक गया। आप अपनी नीतियों को क्यों गलत नहीं ठहराते? कांग्रेस पार्टी को क्यों गलत नहीं ठहराते? जनता आपको अगर नकार रही है, नॉर्थन जितने स्टेट्स हैं, चाहे एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और अब बिहार की भी बात करें, अगर हम जीत रहे हैं तो आप हार रहे हैं तो उसमें आपकी नीतियों में और आप में गड़बड़ी है। और रही बात एसआईआर की और मतदाता सूची की, अगर उसमें त्रुटियां हैं तो उनको अगर सही करने का कार्य कर रहे हैं हम, तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। आपका भी जो मूल मतदाता है वो भी आपको वोट डालेगा, हमारा मूल मतदाता हमें वोट डालेगा। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उसको अच्छे तरह से अगर हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तो उसमें हमारा साथ देना चाहिए। एसआईआर तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। अगर आप कह रहे हैं कि एक घर में 104 वोट मिल रहे हैं और इस प्रकार की बातें, तो फिर क्यों नहीं हो जाने देते आप शांति से एसआईआर? हो जाने दीजिए ना। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं हेमंत गुप्ता जी के पास। हेमंत गुप्ता जी, बीजेपी कांग्रेस और इतिहास को छोड़ देते हैं, अब मैं मध्य प्रदेश के वोटर या मध्य प्रदेश के आम जनता के लिहाज से बात करता हूं। कांग्रेस के आरोप लगा रही हो सकता है इसको लेकर के एक बड़ा वर्ग उसके साथ हो, बीजेपी जो तर्क दे रही हो सकता है एक बड़ा वर्ग उसके साथ हो, लेकिन एक घर में जब सर्वे करने के लिए बीएलओ पहुंचते हैं या मीडिया की टीम पहुंचती है और वहां पता चलता है 104 वोटर हैं जो नहीं हैं। अब मुझे बताइए कि पिछले 4-5 चुनावों में यहां से 104 वोट पड़ रहे थे, तो ये तो गड़बड़ हो रही थी। मेरा सीधा सवाल आम जनता की जिज्ञासा से जुड़ा है कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल था, चलिए मैं मान लेता हूं 2023 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ, तो फिर तो ये बहुत गंभीर मसला हो गया ना सर। और ऐसे अगर हम कह रहे हैं कि 20 जगह भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये तो निष्पक्षता पर सीधा सीधा सवाल है। फिर बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बताइए मुझे, पिछला एसआईआर कब हुआ था? पिछला एसआईआर कब हुआ? 2003 में हुआ था। और 2003 में सरकार किसकी थी? 2003 में तो सरकार गलतियां किसकी होगी? गलतियां किसकी मानी जाएगी? ना ना, आप फिर वहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस के पास मत जाइए। मैं चुनाव आयोग की सर मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। ये तो बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार किसकी थी। चुनाव आयोग, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो कहता है हम निष्पक्ष काम करते हैं, सर अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज झूठ नहीं बोल रहा और 1 घंटे बाद कहूं कि 1 घंटे पहले मैंने आपसे जो बात कही थी वो झूठ थी लेकिन अब मैं सच बोलूंगा, फिर 1 घंटे बाद मैं कहूं, हर चुनाव में चुनाव आयोग बोलता है कि हमने सब चीजें व्यवस्थित कर ली, और 2023 की 24 में आकर के 25 में आकर बोल देते हैं कि गड़बड़ियां थी हम ठीक कर रहे हैं, और 23 में भी यही बात कही थी चुनाव आयोग ने। तो एक आम मतदाता कैसे यकीन करे कि इस बार जो होगा वो ठीक होगा, जब 2023 में 104 लोग थे एक जगह पर? आप छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में पूछ रहे हैं ना? मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश के। अब आप ये बताइए कि जो फाइनल सूची कब है? हेमंत जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हमें। तो 9 दिसंबर से पहले जो आप है कंप्लेन अपना आप डाल सकते हैं। जो आप है कंप्लेन अपना आप डाल सकते हैं। अब रहा बात की, सुन लीजिए मेरी बात को, आप पहले समझ लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उनका ना तो नॉलेज है ना ज्ञान है, वो फजूल की बात करते हैं, और हम जैसे लोगों पर अगर लगाते हैं तो उनसे हम घंटों पर डिस्कस कर सकते हैं लीगल मैटर पर और पॉलिटिकल मैटर पर, कहीं खड़े नहीं होंगे। मुझे ये बताइए, ये वही कांग्रेस है ना? तो फिर ये माइनॉरिटी कहां जब 6% सेकुलर है, तो अगर सेकुलर है तो फिर ये माइनॉरिटी कहां जब 6%? अगर माइनॉरिटी कहते हैं और फिर इनको कहते हैं सेकुलर है, तो सेकुलर है तो एक धर्म को क्यों माइनॉरिटी मिलेगा? उसके लिए मदरसा वोट क्यों बनेगा? पर्सनल लॉ वोट क्यों बनेगा? ये ठीक है, ये बिल्कुल ये लीगल मैटर अलग है। बातें हो सकती है। हेमंत जी जितना मेरी जानकारी है, मैं आप तीनों की तरह तो जानकार नहीं हूं, लेकिन हेमंत जी ऐसा नहीं है कि 2003 के बाद वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हुआ। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधारी जाती है, उसका करेक्शन होता है। आपके पास ऑप्शन है, चुनाव आयोग को
भी आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस को जूता मारा। अरे जूता मारने के बाद चीफ जस्टिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको पता है यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने एक जजमेंट दिया मुस्लिमों के खिलाफ में, और फिर यही सुप्रीम कोर्ट में यही पलट रहे तो उस आदमी ने उनको उसी जजमेंट पर मारा। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको आधा अधूरा नॉलेज है कि टीवी पर बैठेंगे और राजनीतिक विश्लेषक को क्या पता। आपको पता मैं कौन हूँ? आप जानते नहीं है। जाइए आप अपने तारिक अनवर से पूछिए, हेमंत जी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हो क्या बोल रहे हैं, तो आपको बताएं हेमंत जी क्या बोल रहे हैं। आप पता नहीं आप लोग कैसे कैसे लोग आ जाते हैं और क्लेम करने लगते हैं। आपको जब नहीं मालूम है कि भाई क्या बोलना है क्या कहना है, आप नेशनल टीवी पर बैठ करके उल्टी सीधी बातें करें। आप एसआईआर का मुद्दा है, आपके पास कंप्लेन है, आपके पास आर्टिकल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको प्रोविजन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको दिया हुआ है, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? आप अभी तक कंप्लेन नहीं किए और दूसरों को बेवकूफ बना रहे। आपको क्या लगता है? हेमंत गुप्ता थोड़े देर कुछ लोगों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, हेमंत गुप्ता जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। देश में यही काम किए। ठीक है हेमंत जी, मैं चूंकि आप हेमंत जी एक लीगल एस्पेक्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आप लीगल अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। हेमंत जी पार्टी के सामने भी आप खड़े नहीं है। ठीक है हेमंत जी, मैं लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। कांग्रेस के एक पार्षद ने, पूर्व पार्षद ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की है, उस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है और मैं जानता हूं, अगर तारीख सही कह रहा हूं तो शायद 26 तारीख को उस पर अगली सुनवाई होनी है। मुझे बताइए, क्या कोर्ट में इस ड्यू डिलिजेंस को या इस पूरे इशू को सही ढंग से अगर कांग्रेस रखती है, कम से कम ये जो गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं इसको लेकर के फिर एक दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से आ सकता है कि भाई ये कैसे गड़बड़ियां अब आगे रिपीट ना हो, इसके लिए कोई टूल बनाने की, कोई मैकेनिज्म बनाने की बात हो सकती है। क्या वहां पर लड़ाई बहुत संजीदगी से अगर लड़ी जाए तो लोकतंत्र के लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक के साथ सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी हूं। बिल्कुल मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने इसीलिए ये बात आपसे बता दे रहा हूं। कोर्ट में जब भी कोई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, एविडेंस के बेस पर लड़ी जाती है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप कितना भी क्लेम करते रहें, वो सस्टेन नहीं करेगा, ना ही मेंटेनेबल होता है। अगर चुनाव आयोग ने, देखिए इनके पास कांग्रेस में कपिल सिब्बल है, मनु सिंह भी है, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी फौज है। आज इनको कितनी लताड़ मिल रही है बताइए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से। यही चीन वाले मामले में भी कहा था, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई बिना एविडेंस के आप उल्टा पलटा बात क्यों करते, देश की समृद्धता पर आप मामला उठाते हैं। इन पर तो लग रहा है कि डीप फेक कंट्रीज के साथ ये मिले हुए। तो बातें कांग्रेस को तब करनी चाहिए जब पुख्ता एविडेंस। अभी आपने 104 का बात बताया, आप इस मुद्दे को लेकर जाइए ना। आप हाईकोर्ट जाइए, आपको तुरंत स्टे मिलेगा। आपको तुरंत ये चुनाव को स्थगित करने का राइट है कोर्ट के पास, कोर्ट स्थगित कर सकता है। ठीक, कोर्ट से पढ़े तो नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप सुप्रीम कोर्ट को बना देते हैं, आप संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, ऐसा कहीं होता है? संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां आपने उड़ाई हैं। आप लोग तो बाबा भीमराव अंबेडकर को कहते हैं कि संविधान के निर्माता है, जबकि बी एन राव थे वहां संविधान के निर्माता। आपको तो ये भी नहीं पता। चलिए ठीक है, वो एक अलग बहस मध्य प्रदेश में भी अलग चल रही है। डॉक्टर राम पांडे, बहुत छोटा सा 10 सेकंड का आपका मैं एक फाइनल रिमार्क लेता हूं प्लीज, समय खत्म हो रहा है जी। देखिए, इन्होंने 3-4 बातें कही तो इनका ज्ञान तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा है। जब 2003 की इन्होंने बात की, चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और बीजेपी प्रवक्ता ने बात की, तब अटल जी की सरकार थी। मतलब वो 104 जो वोट बढ़े थे वो अटल सरकार में बढ़े थे, और ये दोनों बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कपिल सिब्बल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में वो अब नहीं है, कांग्रेस में वो पहले थे। तीसरा, इन्होंने संविधान निर्माता VN राव को कहा, जबकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बोलते हैं कि संविधान निर्माता अंबेडकर हैं, और प्रियंका त्रिपाठी भी यही बोलती हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन ये महाशय बोल रहे हैं कि संविधान निर्माता VN राव है। तो इनका ज्ञान तो ये परम ज्ञानी है, अंधभक्तों से भी ज्यादा ये ज्ञानी है। अभी चल रही है SIR की बात, सीधे सा मतलब है आज के जमाने में जो भी चुनावी प्रक्रिया है उस पर भारत की 140 करोड़ जनता को विश्वास नहीं है। अब वो 140 करोड़ जनता समझ चुकी है चुनाव हाईजैक हो चुका है। SIR हो नहीं हो, 10,000 दो, 50,000 दो, किसानों को दो, नहीं दो, बूथ कैप्चरिंग हो, कुछ भी हो, अब चुनाव पर भारत की जनता को भरोसा नहीं है। नहीं, ये सर कांग्रेस को नहीं होगा, ये जनता को नहीं मत बोलिए, हमारा वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा होता ना सर। 40 करोड़ जनता को विश्वास नहीं है। ठीक है, आप बोलिए, चलिए आप बोल सकते हैं। जनता को चुनाव पर वंदना जी, बहुत छोटा सा कमेंट।
ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया सही है या नहीं? आप जनता को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। जनता को चुनाव पर विश्वास है, जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास। हाँ, कांग्रेस को जरूर आपत्ति हो सकती है। और रही बात आपकी पार्टी की, तो देखिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और आप लोगों को अगर आपत्ति होती है तो आप लोग कंप्लेंट नहीं करते, जैसा कि माननीय हेमंत जी ने कहा। कंप्लेंट करिए ना, हाई कोर्ट में करिए, आप उच्च न्यायालय में करिए, सर्वोच्च न्यायालय में करिए, जाइए कंप्लेंट करिए। किसने मना किया है आपको? चुनाव की प्रक्रिया अगर आपको गलत लगती तो आप कंप्लेंट करते, पर आप जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया गलत नहीं है, गलत है कांग्रेस पार्टी की नीतियां जिनकी वजह से, और गलत है राहुल गांधी जी का नेतृत्व, जीतू पटवारी जी का नेतृत्व, जिसकी वजह से आप लोग चुनाव हारते हैं। ना ठीक है, चलिए ये बहुत आज बहुत ज्यादा डिफेमिंग वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑडियो माफी के साथ मैं समय खत्म हो गया, देखिए बहुत हम ओवरशूट कर गए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एसआईआर जैसा मुद्दा अभी लोकतंत्र के बहुत मूल में बना हुआ है और इसको लेकर के जनता को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी से इतर भी अगर मैं बात करूं तो जनता के मन में भी यह सवाल जरूर है कि भाई एक घर पर 104 वोटर, 30 अलग अलग जातियों के लोग एक घर पर रह रहे हैं, और ये 2003 से, अगर मैं यकीन कर लूं इनकी बातों पर, हमारे एक्सपर्ट्स की बातों पर, 2003 से ये लोग वोट भी कर रहे हैं, तो फिर कैसा चुनाव निष्पक्ष है साहब? ये तो गड़बड़ है ना। और आप इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने की जो बात कह रहे हैं, इस बात की गारंटी कब चुनाव आयोग लेगा कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी? यह सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। अभी तक जो हुआ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हो गया, लेकिन आगे इसकी गड़बड़ी ना हो, जनता को इस बात का जवाब जरूर चाहिए। अब इसके लिए कांग्रेस चाहे कोर्ट जाए, जनता की अदालत जाए, बीजेपी इसके लिए चाहे जो दलील दे, पर जनता के मन में लोकतंत्र के सबसे बड़े महायज्ञ यानी चुनाव को लेकर विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा वंदना त्रिपाठी जी, डॉक्टर राम पांडे जी और हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।